एक इसको बोलते हैं बेकर नाथन इफेक्ट, और एक और इसका नाम है नो बॉर्न रेजोनेंस। एक और क्या बोलते हैं इसको, नो बॉर्न रेजोनेंस। इन सारे वर्ड्स का मतलब हम समझेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस। याद रखने का तरीका इसका एक ही है, क्या नो बॉन्ड रेजोनेंस से आपको याद रहेगा या हाइपर कंजुगेशन से याद रहेगा। सो सबसे पहले हाइपर क्या मतलब है, हाइपर का इसको समझते हैं। हाइपर मोस्टली हम जब भी यूज करते हैं टर्म, तो ज्यादातर कहते हैं कि अग्रेसिव अगर कोई हो रहा है तो उसको बोल देते हैं यार हाइपर क्यों हो रहा है ना। अब एक तो होता है नॉर्मली गुस्सा करना, और एक क्या हाइपर होना। हाइपर मतलब क्या, अपनी लिमिट से ज्यादा जाके गुस्सा करना। समझ पा रहे हैं इस चीज को। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपर। हाइपर मतलब अपनी लिमिट से ज्यादा जाके और वहां पे गुस्सा दिखाना, उसको बोल देंगे कि हाइपर होना। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये किस तरीके से होता है। हाइपर हाइपर कंजुगेशन क्या चीज है। सो कंजुगेशन होना कब, इतनी एक्सेस में कंजुगेशन हो जाए कि इवन जो सिग्मा बॉन्ड का पार्टिसिपेशन है वो होना चालू हो जाए इसमें, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करना चालू कर दें, उस कॉन्जुगेशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन बोलेंगे। जैसे कि आपने रेजोनेंस देखा ना, रेजोनेंस में क्या है, वो कंजुगेशन नहीं है। कंजुगेशन मींस क्या, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंपली। सो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इतनी ज्यादा हो जाना कि उसमें क्या सिग्मा बॉन्ड भी पार्टिसिपेट करे, तो उसको बोल देंगे क्या, हाइपर कंजुगेशन। इसका सिंपल एग्जांपल अगर याद रखना हो तो प्रोपीन का एग्जांपल याद रखो, है ना। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन को जब हम एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो उसके लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, सेम इसी कंसेप्ट का यूज करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन का। वो मैं बात करता हूँ, मोर अल्काइलेटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल, ये हमारे पास स्टेटमेंट है। सिंपल क्या स्टेटमेंट है, मोर अल्काइलेटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल। सो चेक करते हैं क्या मतलब हुआ मोर अल्काइलेटेड एल्कीन आर मोर स्टेबल का। चेक करना जरा। ये मेरे पास जो कंपाउंड है, दिस इज प्रोपीन। इस प्रोपीन में क्या हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ कर सकते, नॉर्मल रेजोनेंस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, लेकिन इसके हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं। वो कैसे रहेंगे, जरा चेक करना इसको। ये इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे इधर। जब इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर गए तो पिछले सेंटर के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये जो सिग्मा बॉन्ड है किसका, इस कार्बन का, जो कि डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट वाला कार्बन है, उसका हाइड्रोजन के साथ जो सिग्मा बॉन्ड है वो ब्रेक कर जाएगा। एंड दिस विल बिहेव लाइक व्हाट, दिस स्पीसीज, सी एच एच, इधर डबल बॉन्ड, सी एच, सिंगल बॉन्ड, सी नेगेटिव, S2। दिस द सिचुएशन। और हाइड्रोजन जो यहां से बॉन्ड तोड़ के रह रहा है, वो किस फॉर्म में रहेगा, H पॉजिटिव की फॉर्म में। सो ये सिचुएशन है। आप अगर इसको समझ पा रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपर कंजुगेशन, थोड़ा सा इसको देखो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। हाँ बच्चे, क्लियर है कंसेप्ट या नहीं। बच्चे बोल नहीं रहे, रिस्पॉन्ड तो करना पड़ेगा, ऐसे क्या पता चलेगा। सुन रहे हैं, क्लियर है इससे थोड़ा सा। थोड़ा सा क्लियर है ना। दोबारा एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, सेम यहीं से आपको इस कंसेप्ट को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से है। हाइपर कंजुगेशन, मैंने जैसे कि बोला, हाइपर का मतलब क्या होता है, यस। एक्सेस में किसी चीज का हो जाना। इसको हम दो और नाम देंगे, बेकर नाथन इफेक्ट एंड नो बॉन्ड रेजोनेंस। ओके, बेकर नाथन इफेक्ट एंड नो बॉन्ड रेजोनेंस। सो बेकर नाथन इफेक्ट से तो क्या ही समझ आएंगे, ये तो नेम है किसी साइंटिस्ट का, जिसके बेसिस के ऊपर ये हम जिसने मतलब इसको एक्सप्लेन किया। लेकिन नो बॉन्ड रेजोनेंस से कुछ चीजें क्लियर करी जा सकती हैं।
है ना, जहां से याद भी रह जाएगा। और एक दूसरा टर्म हाइपर कंजुगेशन, इससे भी टर्म को क्लियर करा जा सकता है। सो हम देख रहे हैं कि भाई हाइपर, हाइपर का मतलब क्या होता है, नॉर्मली डेली लाइफ के अंदर हम क्या लेते हैं, एक्सेस में हो जाना। अब आप देखो नॉर्मली अभी तक जो आपने कंजुगेशन देखी या रेजोनेंस देखी वो किस तरीके से होती थी, जैसे मैं अभी फिनोल का ही एग्जांपल अगर दे दूं, वहां पे या तो पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते थे या लोन पेयर पार्टिसिपेट करता था, किसमें, कंजुगेशन के अंदर। जैसे फिनोल का एग्जांपल ले रहा हूँ, इसमें क्या होता था, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर थे, ये पार्टिसिपेट कर रहे थे किसमें, कॉन्जुगेशन के अंदर। मतलब जब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते थे तो किस तरीके से आता था, ये जो ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन पेयर है पार्टिसिपेट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता था पॉजिटिव चार्ज विद वन लोन पेयर ऐसे करके, और इस सेंटर के ऊपर आता था नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करके पीछे आया पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यूज हो गया बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, इसीलिए वहां पे क्या आ जाता था, डबल बॉन्ड आ जाता था। अब यहाँ पे इस चीज को अगर आप देखें तो ये हाइपर कंजुगेट स्ट्रक्चर नहीं है। ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ करे दोनों, ये कैसे हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, या कॉन्जुगेशन हम इसमें बोल देते हैं कि कॉन्जुगेशन है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये जो ऊपर है ये कैसी है, अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे यूज क्या हुआ, यहाँ पे या तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव करा आगे, या फिर पाई इलेक्ट्रॉन मूव करा आगे, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के बाद दूसरी जो चीज मूव कर रही है वो क्या, सिग्मा बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है, दिस इज सिग्मा बॉन्ड। जब भी कोई सिंगल बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर जा रहे हैं किसमें, कंजुगेशन के अंदर, तो इसको क्या बोल दिया, हाइपर कंजुगेशन। यस, क्लियर है थोड़ा बहुत। अब तो थोड़ा नहीं होना चाहिए, अब ज्यादा हो जाना चाहिए। हाँ बच्चे, क्लियर है। यस सर। ओके, सो हाइपर कंजुगेशन। अब हाइपर कंजुगेशन में एक चीज आपका कंसेप्ट यहाँ पे एक और क्लैरिफाई होना चाहिए, क्या, ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन से अगले वाला जो कार्बन होता है, क्या बोल रहा हूँ, डबल बॉन्डेड कार्बन से अगले वाला जो कार्बन है इसको क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के साथ जो अटैच्ड हाइड्रोजन होते हैं उनको बोल देते हैं अल्फा हाइड्रोजन। इनको क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। ये नेमिंग के दौरान मैंने आपको बताया भी रहा होगा, ये फंक्शनल ग्रुप जहाँ पे लगा हुआ है उससे अगले वाले कार्बन को हम क्या बोल देते हैं, अल्फा कार्बन बोल देते हैं। और दूसरा मैंने बोला होगा कि उसके साथ अटैच्ड हाइड्रोजन अपने आप से, फिर अब यहाँ से आप क्लैरिफाई कर लो कि उनको क्या बोल देंगे हम, अल्फा हाइड्रोजन बोल देंगे। यहाँ तक क्लियर है, अल्फा कार्बन एंड अल्फा हाइड्रोजन। सो नाउ दीज आर द अल्फा कार्बन एंड alpha hydrogen mainly, which will decide whether how many resonance structure or how many hyperconjugate structures will be possible for a structure। किसी एक मॉलिक्यूल के लिए कितने हाइपर कंजुगेट स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, वो कहाँ से आइडिया लगेगा, अल्फा हाइड्रोजन से आइडिया लगेगा। मैं सिंपल आपको इसी का एग्जांपल लेके बोल रहा हूँ। अगर मैं पूछूं कि भाई प्रोपीन के केस में कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, क्या आंसर होएगा आपका, ये जो अभी मैंने मॉलिक्यूल ड्रॉ किया हुआ है इसके केस में कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, बता सकते हो, ये सुनो बच्चे, ये कंसेप्ट क्लैरिफाई करने पड़ेंगे, ऑर्गेनिक तभी हो पाएगी। बोलो कुछ तो बोलो, कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स होंगे इस केस में, जी बच्चे, नो आइडिया। सर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो वो तीनों कर सकते हैं। हाँ, 3 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब क्या, 3 हाइड्रोजन, सर मैं ये आपकी बोलूँ, आवाज कट रही है। ज्यादा कट रही है। मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, अभी सुनाई दे रही है, हेलो, बीच बीच में कट रही है सर। नहीं नहीं, अभी तो सुनाई दे रही है ना। अभी भी हल्की हल्की कट रही है सर, बीच बीच में कभी कभी ना। एक सेकंड रुक जाओ फिर, ऐसे होना नहीं चाहिए। यस सर। हेलो, साउंड तो मेरे पास, यस सर। अब चेक करो, अब सही है। हेलो। यस सर। चलो करते हैं बात फिर। मैं बात कर रहा था यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, यस सर। अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, वन इज दिस, सेकंड वन दिस, यस सर। थर्ड वन दिस। ओके, 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो कितने स्ट्रक्चर होंगे, अब इसको नंबरिंग दे देता हूँ, नंबरिंग से आप ज्यादा क्लैरिफाई करेंगे। हाइड्रोजन नंबर 1 है, अदरवाइज हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कौन सा हाइड्रोजन कौन सा है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे नंबरिंग कर रहा हूँ, 1 2 एंड 3। इस तरीके से हमारे पास कितने, 3 हाइड्रोजन हैं, नंबरिंग कर दिया। अब
मैं पहला जो हाइड्रोजन रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, वो कौन सा, फर्स्ट वाला कर रहा हूँ, तो हमारे पास क्या स्पीसीज आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी। सेकंड और थर्ड हाइड्रोजन अटैच्ड है वैसे का वैसे, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड सी नेगेटिव एच एंड एच। ठीक है, ये एक हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया। इसी तरीके से एक और अगर हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर अगर इसका ड्रॉ करना हो, आप हाइड्रोजन को लिख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव, ये मैंने पॉजिटिव ऐसे ही ड्रॉ कर दिया शायद, है ना। सो हाइड्रोजन को एज एच पॉजिटिव आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे। सेम ऐसे ही हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर कैसा होएगा, जिसमें सेकंड हाइड्रोजन रिमूव हो रखा है, तो मतलब क्या, ये कार्बन जो हाइड्रोजन इधर का है वो भी अटैच हो रखा है, इधर का हाइड्रोजन है वो भी अटैच हो रखा है, फर्दर क्या, डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी नेगेटिव एच एच। ये फर्स्ट हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर था, ये सेकंड हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर था, और ऐसे ही एक और स्ट्रक्चर क्या हो सकता है जिसमें तीसरा हाइड्रोजन यहाँ पे एच पॉजिटिव की फॉर्म में इसको लिख दे रहा हूँ, थर्ड हाइड्रोजन कौन सा, ये वाला अगर रिमूव हो रखा हो, सो स्ट्रक्चर विल बी सी एच 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 पॉजिटिव डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी नेगेटिव एच एच। सो ये थर्ड हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर रहेगा। फर्क कुछ भी नहीं है, क्या, वो जो तीन अल्फा हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हुए जा रहे हैं, वो उनके साथ जो बॉन्ड है वो ब्रेक करे जा रहा है हाइड्रोजन के साथ, जिसकी वजह से हमारे पास ये स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं। क्लियर है। अब मान लो यहाँ पे मैं एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ और आपसे पूछता हूँ इसमें कितने हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स होंगे। ये है सी डबल बॉन्ड सी एच यस सर। सी एस थ्री एंड सी एस थ्री। इस एल्कीन के केस में कितने हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। हाउ मेनी हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल फॉर दिस मॉलिक्यूल। लग रहा है समझ, कितने हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स इसके लिए पॉसिबल हैं। 6। 6 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स, मतलब आपको समझ आ गया, सिंपल सा कंसेप्ट है, कितने हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर आएंगे, जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे। क्लियर हो गया। सो यहाँ पे कितने हैं, 3 यहाँ पे आ गए और ये 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, तो इसलिए 6 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स। और जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर उतनी ही स्टेबल स्पीसीज। समझ आ गया, जैसे कंजुगेशन की वजह से था, है ना, उसी तरीके से हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर जितने ज्यादा रहेंगे उतनी ही स्टेबल स्पीसी रहेगी। एक और ले लो यहाँ पे, ये एल्कीन हमारे पास है मान लो जिसमें कितने अल्काइल ग्रुप लगा दिए मैंने, 3 अल्काइल ग्रुप लगा दिए, 2 तो ऐसे ही थे, एक इधर भी लगा दिया। तो अब इस केस में कितने हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। हाँ बच्चे, हाउ मेनी हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। 9। यस, टोटल 9 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। एच एस लिख रहा हूँ, है ना, कितने, 9। 9 हाइप, हाँ ठीक है बच्चे, 9, 3 ये, 3 इसकी वजह से और 3 इसकी वजह से। क्लियर है। सो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट फॉर हाइपर कंजुगेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट। ऐसा क्या होना चाहिए मॉलिक्यूल के अंदर कि वो क्या दे दे, हाइपर कंजुगेशन दे दे, बता सकते हो। हाइपर कंजुगेशन के लिए मॉलिक्यूल के अंदर क्या चीज होनी चाहिए। तो आपने देखा होगा क्या चीज रिक्वायरमेंट है, दिस इज अल्फा कार्बन एंड अल्फा हाइड्रोजन। क्या चीज चाहिए, अल्फा कार्बन एंड अल्फा हाइड्रोजन। मैं यहां से पूछ रहा हूँ आपको, ये मेरे पास कोई कंपाउंड है, इसमें बताना कितने अल्फा सॉरी कितने हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। इन दिस कंपाउंड हाउ मेनी हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। हाँ बच्चे, नो सर, कोई भी नहीं है। नो। ओके, सो नो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल इन दिस केस। क्यों, बिकॉज नो अल्फा हाइड्रोजन। सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या बन गई,
that there must be alpha carbon and in the same manner alpha hydrogen must be there. Without alpha hydrogen no hyperconjugation is possible. तो ये आ गया आपका अबाउट रिक्वायरमेंट। और साथ ही साथ क्या, sp2 हाइब्रिड कार्बन होना चाहिए नेक्स्ट वाला जो कार्बन है, तभी जाके हो पाएगा, है ना। तो कंपाउंड शुड हैव एटलीस्ट वन sp2 हाइब्रिड कार्बन। एक आधा कार्बन ऐसा होना चाहिए जो कि कैसा हो, sp2 हाइब्रिड हो, और उसके विद रिस्पेक्ट क्या होना चाहिए, अल्फा कार्बन या अल्फा हाइड्रोजन, तभी जाके क्या होएगा, हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है। यही है सिंपल दो रिक्वायरमेंट हमारे पास, कि डबल बॉन्डेड सिस्टम होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या, कि कम से कम एक तो ऐसा कार्बन जो कि डबल बॉन्डेड हो या अनसैचुरेशन जहाँ पे हो। क्लियर है बच्चे यहाँ तक। आगे आ जाती है एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस में मोस्टली हमने कर लिया इसको, क्या, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। फर्स्ट एप्लीकेशन इसके अंदर आती है, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, सॉरी। एप्लीकेशन के अंदर रहेगा फर्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो बात हो ही गई तकरीबन, है ना। कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल होएगी, जिसमें ज्यादा अल्काइलेशन होएगी। तो मैं यहाँ पे टर्म लिख दे रहा हूँ, मोर अल्काइलेटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। मोर अल्काइलेटेड एल्कीन मतलब ऐसी एल्कीन जिसमें ज्यादा अल्काइल ग्रुप है वो ज्यादा स्टेबल होती है, इज मोर स्टेबल। सो कैसे, अगर मैं चार कंपाउंड, तीन कंपाउंड यहाँ पे लिख दूं, सबसे पहला कंपाउंड क्या, सिंपल इथीन, उसके बाद प्रोपीन, ये CH3, CH डबल बॉन्ड CH2। अब अल्काइल ग्रुप दो लगा दूं, अगर इधर भी अल्काइल ग्रुप लगा दिया और इधर भी अल्काइल ग्रुप लगा दिया, है ना। तो इन तीनों कंपाउंड के अंदर कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल होएगी, आप एकदम से बता सकते हैं कौन सी होएगी, इट विल बी दिस वन, सॉरी दिस वन। सबसे ज्यादा स्टेबल ये, उससे कम ये, और सबसे कम ये, क्योंकि इसमें अल्काइलेशन ज्यादा है। ये दो अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, इसमें केवल एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, इसमें कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, और ना ही अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन जिसको हम बोल सकते हैं ना। सो ये है। फर्दर एल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की अगर हम बात करें तो उसकी भी बात करता है। सेकंड क्या एक्सप्लेनेशन देता है ये, इट एक्सप्लेन द डबल बॉन्ड बिहेवियर, द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ, डबल बॉन्ड लेंथ इन एल्कीन। अब अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग कर दूं, जो प्रोपीन हमने लिया था उसी का नंबरिंग अगर मैं कर दूं, कैसे, ये आ गया CH3, CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे नंबरिंग को समझना आपने। क्या, अगर मैं इसका नंबरिंग कर दूं, इसको बोल दूं कार्बन नंबर 1, जैसे कि हम करते हैं डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देके, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के बीच का जो बॉन्ड है, ये कैसा होएगा, सिंगल बॉन्ड होएगा डबल बॉन्ड होएगा, इसकी बॉन्ड लेंथ किसके बराबर होएगी, सिंगल बॉन्ड के बराबर या डबल बॉन्ड के बराबर। हाँ जी, व्हाट विल बी द बॉन्ड लेंथ ऑफ C2 एंड C3 कार्बन, 2A है और 3A है, क्या लगता है आपको, अभी तक जो पढ़ा उसके बेसिस के ऊपर। सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड है ना, सी थर्ड कार्बन और सेकंड सिंगल कार्बन के बॉन्ड। बीच। हाँ, आपको लग रहा है कि सिंगल बॉन्ड होएगा, लेकिन अभी आपने थोड़ी देर पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करे, उस स्ट्रक्चर में क्या हो रहा था, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर गया,
फिर मूव करने के बाद क्या आ रहा था हमारे पास, जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर या हाइपर कंजुगेट स्ट्रक्चर आ रहा था वो इस तरीके से था, CH2 H पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C नेगेटिव H ऐसे आ रहा था, यस और नो? हाँ बच्चे, ऐसे करके स्ट्रक्चर आ रहा था ना हमारे पास। यस सर। तो अगर ये स्ट्रक्चर आ रहा है तो कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 के बीच में सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है? यस सर। डबल बॉन्ड है ना। सो इसीलिए ये जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है किसके अंदर, सेकंड और थर्ड कार्बन के अंदर, या फिर कार्बन नंबर 1 और 2 के अंदर भी जो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है उसको ये एक्सप्लेन कर पाता है। जो बॉन्ड लेंथ है ना, कार्बन नंबर 1 2 3 और 4, इनकी बॉन्ड लेंथ क्या है इन बिटवीन दैट ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड, तो उसको एक्सप्लेन कौन करेगा, हाइपर कंजुगेट स्ट्रक्चर, क्योंकि रेजोनेंस तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर या दूसरा कोई इफेक्ट तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो हाइपर कंजुगेशन की वजह से ही हम क्या कर पाएंगे, इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे किस वजह से ऐसा है। क्लियर हो गया? फर्दर इसी तरीके से जो आपके फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी है और किसकी, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है, उसको भी ये क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। सो इट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट, अल्काइल फ्री रेडिकल्स एंड कार्बोकैटायंस। फ्री रेडिकल स्टेबल कैसे है या कार्बोकैटायन स्टेबल कैसे है, उसके बारे में भी कौन एक्सप्लेनेशन देगा, यही हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट ही एक्सप्लेनेशन देगा। फ्री रेडिकल एंड दिस कार्बोकैटायन। तो इसके बारे में तो आपको पता ही है कि टर्सरी ज्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी उससे कम, चाहे वो फ्री रेडिकल है चाहे कार्बोकैटायन है ना। इसको बाद में डिस्कस करते हैं जब टॉपिक आएगा, साथ ही में वहां पे डिस्कस हो जाएगा। इन द सेम मैनर यू कैन हैव द नॉलेज ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। इसके बारे में, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये क्या चीज होती है? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज द हीट इवॉल्व्ड व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद सम अनसैचुरेटेड कंपाउंड लाइक एल्कीन। जब एल्कीन के साथ कौन रिएक्ट करता है, आपका हाइड्रोजन रिएक्ट करता है, तो जो हीट इवॉल्व होएगी उस हीट को क्या बोलेंगे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोलेंगे। तो हाइपर कंजुगेशन डिक्रीजेस द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जितनी ज्यादा हाइपर कंजुगेट स्ट्रक्चर्स होंगे उतनी ही हीट ऑफ हाइड्रोजन क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे लिख दूं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन is inversely proportional to what? Number of hyperconjugated structures. Number of hyperconjugative structure. अब इसका क्या लॉजिक रहेगा? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपरकंजुगेट स्ट्रक्चर। जितनी स्टेबल एल्कीन रहेगी उतना ही उसकी हाइड्रोजनेशन नहीं हो पाएगी, ये मतलब है इसका। ये मेरे पास दो एल्कीन है, एक इसका रिएक्शन देख लो हाइड्रोजन के साथ, ओके, और दूसरा किसका, सिंपल एल्कीन का हाइड्रोजनेशन देख लो, ये इथीन का। तो दोनों में से जो इथीन है जिसमें क्या अल्काइलेशन कम है, उसकी हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी, फ्रीक्वेंटली, है ना। और इसमें एनर्जी भी क्या निकलेगी, ज्यादा निकलेगी, मोर हीट विल बी इवॉल्व। लेकिन इस केस में ये होगी भी स्लो एंड द हीट इवॉल्व विल बी लेस। क्लियर है? ये सुनो, ये है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के बारे में, कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैसे अफेक्ट होती है, किससे, यस सर। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन से, या इनडायरेक्टली अगर हम बात करें नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर से। ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसमें, जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट हैं उनको भी एक्सप्लेन करता है ना। बेंजीन रिंग के ऊपर किसी पोजीशन के ऊपर अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो आने वाले ग्रुप को वो किसी दूसरी पोजीशन के ऊपर, प्रेफरेबल पोजीशन के ऊपर क्या करता है, डायरेक्ट करता है ना। वही मैं मेंशन कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट, उसको भी एक्सप्लेन करता है कौन,
हाइपर कॉन्जुगेशन। सो इसमें इतना ही है हाइपर कॉन्जुगेशन में। फर्दर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर